કેમ છો મજામાં જય શ્રી કૃષ્ણ. સો ટુડે આઈ એમ હિયર વિથ ધ ન્યૂ લેક્ચર ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी. साथों साथ हमने डिराइव किया था ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी. उसमें दो इक्वेशन हमने लर्न किए थे, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के. रेजिस्टेंस का पहले मैं बोलूँगा फॉर्मूला तो आपको वही याद आएगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, लेकिन वो नहीं, हमें बड़ा वाला याद रखना है. तो अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वेयर टाउ एवरेज ए. लेकिन यहाँ पे हम टाउ एवरेज नहीं लेंगे, यहाँ पे हम टाउ ही लेंगे. तो अगर पूरी टर्म हमें लर्न करनी है तो R है वो रेजिस्टेंस है, विच इज डिपेंडेड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल एंड टाइप ऑफ द मटेरियल. फिर उसके बाद M है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके बाद लेंथ है, विच इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट. N is the number of electron per unit volume, और आप उसे फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या पर यूनिट मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में है या सेंटीमीटर क्यूब में होता है. फिर E दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. टाउ है, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, उसकी डेफिनेशन हमने लर्न की थी. द टाइम सक्सेसिव time between the two successive collision, that is known as relaxation time. उसके बाद है area, that is cross section area when current passing through it perpendicular direction. तो ये पूरी टर्म है. अब दूसरा इक्वेशन जैसे कि हम पढ़ चुके थे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. R की वैल्यू रख देते हैं एम एल एन स्क्वेयर टाउ ए रो एल अपॉन ए. यहाँ से एल और ए कट हो जाएगा, सो रो इज इक्वल टू एम एन स्क्वेयर टाउ. सो पहले हम लर्न करेंगे ये दोनों का इफेक्ट थ्री मटेरियल में किस तरह होता है. जैसे कि फर्स्ट हम लर्न करेंगे कंडक्टर मेटल, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा एलॉय. एलॉय मीन्स जब मिक्सचर ऑफ मेटल और मिक्सचर ऑफ मटेरियल जो हम ही खुद बनाते हैं. उसके एग्जाम्पल है मैंगनीन है, नाइक्रोम है, कंस्टंटन है, तो ये सब हम ही बनाते हैं. तो ये तीनों पे क्या इफेक्ट होती है रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी की. यहाँ पे M और E तो फिक्स रहेगा क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी. तो दो चीज वेरिएबल है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड रिलैक्सेशन टाइम. यहाँ पर भी लेंथ अगर हम कांस्टेंट ले ले, E और एरिया भी कांस्टेंट ले ले, तो यहाँ पर भी इफेक्ट हम देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं. So let's start our today's topic, effect of temperature on resistance or resistivity. कंप्लीट, ये है आज का टॉपिक. तो पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं. R is equal to M L N square tau A, and resistivity का इक्वेशन था M N square tau. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. अब ये दोनों की इफेक्ट हम तीन टाइप में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट टाइप होगा कंडक्टर. अब जैसे कि हमें पता है कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं. तो अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं,
कंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे ही वो एनर्जी गेन करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो दैट एनर्जी नॉन एज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जैसे ही गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे ही वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे तो कोलिजन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के पास इतना वाइब्रेशन नहीं था तो वो आराम से जिगजैग पाथ में मोशन करता था। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा सो वाइब्रेशन भी बढ़ जाएंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और जैसे ही वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे तो उसके कोलिजन भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले इतना वाइब्रेशन कर रहा था। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी आई, तो उसके वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे तो उसका कोलिजन भी बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा, कोलिजन भी बढ़ जाएगा। अब कोलिजन जैसे ही बढ़ेगा तब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को जो टाइम था बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन वो डिक्रीज हो जाएंगे। अब जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम और यहाँ पर भी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होंगे, वैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन एक दूसरा इफेक्ट भी हम देखेंगे, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, वाइब्रेशन से कोलिजन बढ़ जाएंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजेस। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पर है। जैसे ये इंक्रीज हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये इफेक्ट हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो विच इफेक्ट डोमिनेटेड, कौन कौन पे किस पे भारी पड़ेगा। तो जैसे हमें पता है कि कंडक्टर के पास तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा रहते हैं इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर इन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन in conductor is almost 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। अब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, सो इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गए, ये तो भी इतने ज़्यादा है तो उसमें थोड़े बढ़ेंगे या थोड़े कम होंगे, उसकी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती जितनी टेम्परेचर बढ़ने से होती है। तो ये इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करेगा इस इफेक्ट से, तो ये इफेक्ट हम नज़रअंदाज कर देंगे, इस इफेक्ट को हम नज़र में लेंगे, ठीक है, कंसीडर करेंगे। तो ये इफेक्ट डोमिनेट करेगा इस पे, ठीक है। सो आपको याद रखना है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों क्या होगी, इंक्रीज होगी, नहीं कि डिक्रीज, ठीक है। तो उसका ग्राफ हम देख लेते हैं। यहाँ टेम्परेचर इन केल्विन, यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ आ सकता है, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी इफेक्ट देखेंगे सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 14 पार्ट 2। यहाँ पे हम दो मेटल के बारे में बात करेंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, SiNge।
अब सिलिकॉन और जर्मेनियम में सेमीकंडक्टर में पूरा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया इन सेमीकंडक्टर में, तो उसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते सिलिकॉन और जर्मेनियम में। तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग। डोपिंग मीन्स व्हेन वी ऐड impurities in silicon and germanium, that is known as doping. So impurities कई प्रकार की होती है, ट्राइवेलेंट impurities होती है, पेंटावेलेंट impurities होती है। So impurities ऐड करने से सिलिकॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उसमें डोपिंग कर देंगे, डोपिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज अगर हम डोपिंग करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, और वैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे ही ये इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे ही n इंक्रीज हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आता है, कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, कौन जिसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी वो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करते, इसका सिग्निफिकेंट ज्यादा रहता है, इट मीन्स यहाँ ये डोमिनेट करेंगे। तो आपको याद रखना है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। जैसे ही आपको पता है, हम सोलार में क्या करते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है, उसमें हम धूप में रखते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ का जो ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं वो इस तरह होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन, ये क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है, नोट कर लिया। अब थर्ड टाइप हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एलॉय। अब जो तीसरा टाइप है वो है एलॉय, मींस मिक्स मेटल। इसके सम ऑफ द एग्जांपल आपको याद रखने हैं, नाइक्रोम, मैंगनीज, टंगस्टन। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डू नॉट अफेक्टेड। टेम्परेचर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसमें कुछ फर्क नहीं देखने को मिलता। तो उसका ग्राफ हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, केल्विन, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसका ग्राफ कैसा आता है, कांस्टेंट। थोड़ा वेरिएबल, अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो थोड़ा वेरिएबल है, बाकी उसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब इसका जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव करने जा रहे हैं। फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्ट दिया गया है, हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। अगर किसी मेटल का टेम्परेचर T से D प्लस डेल्टा T बढ़ा जाए तो उसका एक्चुअल रेजिस्टेंस भी R0 से बढ़ के डेल्टा R हो जाएगा। सो एक्सपेरिमेंटली पता चला है थ्रू एक्सपेरिमेंट that
change in resistance is directly proportional to the change in temperature and change in resistance is directly proportional to the actual resistance. तो अगर दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन बनाया जाए और प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव किया जाए तो कांस्टेंट आता है अल्फा, वेग. अल्फा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस और उसको कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर भी बोला जाता है. ठीक है, उसका यूनिट आपको याद रखना है. उसका यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स केल्विन इनवर्स. कंप्लीट. तो अब यहां से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे. जैसे ही रेजिस्टेंस कहां से चेंज हो रहा है, एक्चुअल से फाइनल. यहां पे टेम्परेचर भी एक्चुअल से फाइनल. अल्फा R0 डेल्टा टी. अब डेल्टा dr का इंटीग्रेशन होता है r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब 90% हमारे सिलेबस में से जिसमें अल्फा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, अगर वेरिएबल आपको जेडबल नीट में पूछा जाए तो आप यहाँ से ही इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको कांस्टेंट ले लेंगे. सो अल्फा R0 डेल्टा टी का इंटीग्रेशन होता है t, यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट. सो RF माइनस R0 अल्फा R0, यहाँ पे TF माइनस T0. सो RF माइनस R0 अल्फा R0, इसको हम लिखते हैं डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर. सो अगर RF को सब्जेक्ट बनाया जाए, R0 प्लस अल्फा R0 डेल्टा टी. यहाँ से R0 को कॉमन लिया जाए, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. कंप्लीट. ये इक्वेशन हमारे सिलेबस यानी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया गया है. आप इसे डिराइव भी कर सकते हैं. ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब अल्फा आपको वेरिएबल दिया गया हो. अगर अल्फा कांस्टेंट दिया गया हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हो. यहाँ पे आपको याद रखना है, ये फाइनल रेजिस्टेंस मींस दैट रेजिस्टेंस is not a standard temperature. At theta temperature, the value of resistance R0 or initial resistance means the resistance at ideal or standard temperature. 1 plus alpha, alpha is the coefficient of temperature or coefficient of thermal resistance. उसकी वैल्यू आपको दोनों डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स दोनों में से एक ही यूनिट में दी गई होगी. और डेल्टा टी, उसमें भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड टेम्परेचर एट थीटा. कंप्लीट. अगर आइस की बात की गई हो तो 0, स्टीम की बात की गई हो तो 100. इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. ऐसा ही इक्वेशन हम रेजिस्टिविटी के लिए भी डिराइव कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दे रो एफ एल ए, यहाँ पे रो 0 एल ए, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. यहाँ से एल अपॉन ए कैट. सो रो एफ रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो ये भी इक्वेशन हो गया रेजिस्टेंस का, ये इक्वेशन हो गया रेजिस्टिविटी का. दोनों का फॉर्मूला सेम ही है. ठीक है, इस तरह से द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है. ठीक है, अब इसके रिलेटेड हम 2-3 सम्स देखेंगे. सबसे पहले आपको ये 3 फॉर्मूले हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रखने हैं. रेजिस्टेंस के लिए है RF R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. दूसरा है रेजिस्टिविटी का रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. अगर कहीं पे आपको अल्फा फाइंड करने के लिए पूछा जाए, हमारे सिलेबस में है ऐसे कुछ सम, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से
आर एफ आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से आर एफ माइनस आर जीरो अल्फा डेल्टा टी, सो अल्फा इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर जीरो डेल्टा टी। सो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब अल्फा की वैल्यू ऑफ अल्फा कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और सेमीकंडक्टर के अल्फा की वैल्यू होती है नेगेटिव। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एलॉय के लिए जैसे हमने पढ़ा कि टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो ये आपको याद रखना है। ये इक्वेशन भी आपको JEE नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम सम कैलकुलेट करते हैं। सो CBSE हमारे टेक्स्ट बुक की है, उसी के 2-3 सम्स कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको। अब जैसे कि ये एक सम है आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में बैक साइड में 3.7 है। A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree centigrade and resistance of 2.7 ohm at 100 degree centigrade. So find the temperature of coefficient of resistivity of silver. तो हमें फाइंड करना है अल्फा। तो अभी हमें स्टार्टिंग का मीन्स के जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो नहीं दिया गया है, तो हम कंसीडर कर लेंगे एट T is equal to 0 degree centigrade, the resistance of silver is R0. So हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट 0, 1 प्लस अल्फा T माइनस 0, क्योंकि इनिशियल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, फाइनल हमें पता नहीं इसलिए हमने T रख दिया। अब हम दो इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे कि हमें 2.1 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है, तब टेम्परेचर कितना है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके रिलेटेड हम इक्वेशन बनाते हैं 2.1 R0 1 प्लस अल्फा 27.5 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जब रेजिस्टेंस दिया गया है 2.7 ओम, तब टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फॉर्मूला बनाते हैं 2.7 R0 1 प्लस 100 अल्फा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हम दोनों के रेशियो ले लेंगे तो उससे हमें अल्फा मिल जाएगा। नाउ 2 डिवाइडेड बाय 1, सो 2.7 2.1, यहाँ पे R0 1 प्लस 100 अल्फा अपॉन R0 1 प्लस 27.5 अल्फा। यहाँ से R0 कट हो जाएंगे, 9 इंटू 0.3 एंड 7 इंटू 0.3, सो 9 डिवाइड बाई 7, 1 प्लस 100 अल्फा अपॉन 1 प्लस 27.5 अल्फा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 9 प्लस 247.5 अल्फा, यहाँ पे 7 प्लस 700 अल्फा, सो 9 माइनस 7 2, और 247.5 700 में से माइनस करना है, सो 452.5 अल्फा। यहाँ से अल्फा को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो 2 अपॉन 452.5। अब ये आंसर आपको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो इस तरह से अगर अल्फा फाइंड करना हो तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है 3.5 आपके बैक साइड टेक्स्ट बुक में। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, मीन्स 27 डिग्री पे आपको रेजिस्टेंस दिया गया है 100 ओम। Then what is the temperature of element if the resistance is found to be 117 ohm? तो आप
उसके लिए आपको टेम्परेचर फाइंड करना है और आपको अल्फा की वैल्यू भी दी गई है 1.70 इंटू 10⁻⁴। सो पहले हम गिवन डेटा लिख देते हैं। रेजिस्टेंस 100 ओम एट टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री, मीन्स उसे हम 1 भी लिख दे, टेम्परेचर 1 और यहाँ पे भी 1 लिख दें। और R2 117 ओम, तब हमें T2 फाइंड करना है। अल्फा की वैल्यू दी है 1.70 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूँ, उसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला था RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। इसे हम लिख देते हैं R2 R1 1 + अल्फा T2 - T1। अब R2 R1 + R1 अल्फा T2 - T1, यहाँ से R2 - R1 R1 अल्फा T2 - T1। अब T2 - T1 को सब्जेक्ट बनाएंगे, R2 - R1 अपॉन R1 अल्फा। अब हमें T2 फाइंड करना है, सो T2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, टेम्परेचर ऑफ 2 सेकंड मटेरियल मींस R2 - R1 R1 अल्फा प्लस T1। अब देखिए आपके पास सब की वैल्यू है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये सम आराम से आपको हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, तो टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड में ही आंसर लाना है। लेकिन आप एडवांस भी कर सकते हो, उसमें 273 ऐड करके आप केल्विन में भी लिख सकते हो, अगर एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि इसे कुछ आता है, ये सिर्फ डायरेक्ट कॉपी करके नहीं आया है। सो आज का लेक्चर बस इतना ही। इसके आगे हम देखेंगे कलर कोडिंग रेजिस्टेंस, वो भी एक टॉपिक रह जाएगा रेजिस्टेंस का, जिसमें आप किसी इलेक्ट्रिक शॉप में जाओ तो उसके पास आप रेजिस्टेंस मांगोगे तो कलर कोडिंग वाला ऐसा स्मॉल मिलेगा, तो उसे कैसे डिकोड करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।